नमस्कार। सत श्री अकाल। सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में लगा हुआ कविता मोचीराम का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता धूमिल है। ठीक है, यहाँ पर धूमिल जी ने जो आज़ादी के बाद समाज के निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा था, बड़े लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, उसको आधार बनाकर एक मोची या जूते सिलने वाले आदमी, मोची कौन है? एक जूते सिलने वाले आदमी, सिलने वाले आदमी को आधार बनाकर समाज के जो उच्च वर्ग के व्यक्ति है उनके ऊपर व्यंग किए हैं। ठीक है, तो यहां पर कविता का पाठ करेंगे। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। ठीक है, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं तो मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। क्षण भर टटोला मतलब वो मोची कवि के तरफ, जब कवि मोची के सामने जाकर खड़े हो गए तो उनके तरफ देखा और देखकर थोड़ा टटोला, उनको जानने का प्रयास किया वो किस टाइप का इंसान है। और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में पहचाने हुए स्वर में हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं तो मेरे निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो वो कहता है कि मेरे निगाह में कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए हर जोड़ी जूता है। ठीक है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो यहां पर किस भावना का है? समानता की भावना, कि सबको समान नजर। तो यहाँ पर बात आता है कि मोची क्या सभी व्यक्ति को जूते के साथ समान कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक मोची के लिए सभी जूता एक जैसा है, उसी प्रकार भगवान के लिए सभी इंसान या व्यक्ति समान है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे निगाह में, मेरे ये इंपॉर्टेंस है, मेरे निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन PYQ है, पूछ देगा कि ये किस कविता का पंक्ति है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। वो कहते हैं कि आजकल कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, सबके आदमी जूते के नाप से कोई बाहर नहीं है। ठीक है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूते के बीच कहीं ना कहीं एक अदब आदमी जिस पर टांके पड़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। जो जूते से झांकती हुई उंगली यानी फटे हुए जूतों से झांकती हुई उंगली मतलब क्या है? कि फटी हुई जूता या फटे हुए जूते, चोट, उंगली की चोट, जो फटी हुई जूते को वो सिल रहा होता है तो उंगली पर जब चोट पड़ती है, वो किस तरह लगती है उसे? छाती पर कोई हथौड़ी से, छाती पर कोई किससे हथौड़े से वार कर रहा है, इस प्रकार सा उसे प्रतीत हो रहा होता है। ठीक है, यहां तरह तरह के जूते आते हैं। कभी कहते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते, यानी अमीर आदमी भी आता है, यहाँ पर अमीर आदमी का भी जूता आता है और गरीब आदमी का भी जूता आता है। ठीक है, तो अमीर आदमी का जूता किस प्रकार होगा? कि भाई वो चमचमा रहा होगा। ठीक है, अगर जब वो उसमें घिस-पीट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा दाग पड़ गया तो वो गुर्रा कर कहेगा या उसको डांट लगाएगा मोची को, तो वो समझ जाएगा कि ये अमीर आदमी है जिसके पास पैसा तो बहुत है,
लेकिन तमीज नहीं है। गरीब गरीब आदमी का जूता किस प्रकार सा होगा? ये फटे जूते हो गए, उसमें धूल लगा हुआ होगा, जिसे देखकर मोची समझ जाएगा कि ये कोई मेहनत या मजदूर करने वाले व्यक्ति या फिर बेरोजगार आदमी जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है। और आदमी की अलग अलग नबीयत बतलाती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मोची है, मोची क्या करते हैं? व्यक्ति की जूता देखकर उसकी नबीयत या उसकी जो प्रकृति है, बड़े आदमी छोटे आदमी उसकी व्यवहार कैसा है उसको जान पाता है। कैसे? इस प्रकार से अमीर आदमी का जूता चमचमा रहा होगा और रोक करेगा, फटे धूल से लगा हुआ जूता गरीब आदमी का ही हो सकता है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना शक्ल है, ठीक है, अपनी अपनी शैली है, बोलने की, सोचने की, समझने की, सबका अलग अलग शैली होता है। मसलन एक जूता है, लेकिन सभी आदमी क्या जूता पहनते हैं? सभी आदमी मसलन एक जूता है। ये पंक्ति इंपोर्टेंस है। जूता क्या है? चकतियों की थैली, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ है, ठीक है। तो जूता को क्या बताया है यहाँ पर पूछ लेगा? चकतियों की थैली, चमड़े की थैली, चकतियों की थैली, ठीक है। इसे एक आदमी पहनता है, ठीक है, जिसे चेचक ने चूग लिया है। तो यहाँ पर एक आदमी जूता पहना है, ठीक है, जिसे चेचक नहीं, यानी उसके मुंह पे बहुत सारे दाग है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी, उस पर क्या है? उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है। तो ये मोची, उसके मुंह में दाग बहुत है, वो उम्मीद करता है कि अच्छे से काम होगा तो 2-4 पैसे मिलेंगे जिससे परिवार का पोषण होगा। जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसा हो और फड़फड़ा रहा हो। जैसे कहते हैं कि कोई एक टेलीफोन का खंबा है, यहाँ पर मान लीजिए एक टेलीफोन का खंबा है और इस पर पतंग फंस गया है और फड़फड़ा रहा है, उससे छूट नहीं पा रहा है। ठीक उसी प्रकार जो मोची जो है वो अपने पेशे में है और वो उम्मीद में जी रहा है कि कहीं अच्छे से अच्छी इनकम हो जाएगा और मेरा परिवार का पोषण होगा, लेकिन वो इस पतंग की तरह फड़फड़ा रहा है, उससे छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रहे है। मैं महसूस करता हूं कि भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपने जाति पर थूकते हो। यहाँ पर कहते हैं, कवि के सामने मोची कहता है कि बाबूजी, जब कोई व्यक्ति आया, जो मान लो एक गरीब व्यक्ति आया, जिसके क्या जूता बहुत टूटा फूटा हो गया था, टूट फूट गए थे सब जगह पे, ठीक है, और ये फाट गया था, ऐसे टूट गया था, ठीक है। तो वो उसको देखकर मोची कहता है कि बाबूजी, इस पर पैसा क्यों खर्चा करते हो, ये पहनने लायक और नहीं रहा। तो मोची के भीतर से एक आवाज आई, कैसे आदमी हो, अपने जाति पर थूक रहे हो। यानी तुम उस जूते को सिलाकर अपनी पेट भर सकते हो और तुम अपना ही जो इनकम का सोर्स है, जो जिससे तुम अपना पेट भर सकते हो, उसको तुम नकार रहे हो या अपने जाति के ऊपर थूक रहे हो। आगे कहते हैं, यकीन करो, उस समय मैं चकतियों की जगह आंख टांगता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कवि कहते हैं कि उस समय क्या करते हैं, वो अपने सर को नीचा कर लेते हैं और चकतियों की जगह आंख टांग देते हैं और वो पेशे पर पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता है। ठीक है, ये आ सकता है कि इस पर क्यों पैसे फूकते हो, मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, महसूस करता हूं कि भीतर से एक आदमी, ये जो है, कैसे आदमी हो, अपने जाति पर थूकते हो। इंपॉर्टेंट सही याद रखना, पूछ सकता है। एक जूता और है, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार के जूते की बात करते हैं कवि।
जिसके पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है। कहाँ निकलता है? सैर को या घूमने के लिए, घूमने को निकलता है। ना वह अक्लमंद है, ना वह वक्त का पाबंद है। वो व्यक्ति कैसा है? वो अक्लमंद नहीं है कि वक्त की पाबंद भी नहीं है, उसके पास वक्त है। उसकी आंखों में लालच है। क्या है? उसकी आंखों में लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाथों में क्या है? घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर वो वैसी कि हिटलर की नाती है। देखो यहां पर हिटलर, इंपॉर्टेंस है, हिटलर का जिक्र किया गया है, कैरेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एक व्यक्ति कहते हैं जो शायद एक धनाढ़ व्यक्ति होगा। वो किस प्रकार से आया है? ठीक ठाक सूट बूट पहनकर आया हुआ है। वो अक्लमंद नहीं है, वक्त का पाबंद भी नहीं है, बहुत हड़बड़ी में आ रहा है। उसके हाथों में घड़ी भी है। उसे कहीं जाना नहीं है, लेकिन बहुत हड़बड़ी है। वो ऐसा रोप कर रहा है कि मानो सच में हिटलर की नाती है। वो कहता है, इसे बांधो, इसे काटो, यहां ठोको, वहां पिटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ कि हमारा चेहरा भी दिख जाए, जूते को ऐसा बनाओ। वो आदेश देता जाता है कि ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ पीटो, यहाँ ठोको, इसको पूरा चमका दो आईना की तरह। ठीक है, उफ, बड़ी गर्मी है। तो उसके बाद क्या करता है? बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है। तो वो रुमाल निकालता है और हवा करने लगता है ऐसे, मौसम के नाम पर बिसूरता है। अरे भैया कैसा मौसम है, बहुत गर्मी है। ठीक है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, या बंदर की तरह कि आती जाती लोगों को घूरता रहता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है। वो व्यक्ति क्या है? घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त, नामा मतलब क्या है? क्या? पैसा, हक का पैसा या मजदूरी का पैसा देते वक्त नट जाता है, या रूठ जाता है, या खटक जाता है। ठीक है, शरीफों को लूटते हो। क्या कहता है? कि शरीफों को लूट रहे हो। अरे भैया, वह गरजता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को, इस टाइप का व्यक्ति को बताया है, जो कि सूट बूट पहन के, घड़ी वड़ी पहन के आता है और हड़बड़ा के आता है और बहुत सारे काम करवाता है मोची से, मगर पैसे देते वक्त वो घुर्राता है कि गरीब को लूट रहे हो, और कुछ सिक्के फेंक कर चला जाता है। तो आज के समाज में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति है, वो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पर 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं, परंतु वहां पर एक भी रुपया नहीं कट पाते हैं। परंतु वही व्यक्ति जब सड़क किनारे किसी सब्जी वाले या फिर मोची के साथ सामने कोई काम करवाते हैं या कुछ सामान लेते हैं, तो 1 या 2 रुपये के लिए उससे बहस करने लगते हैं, रूठ जाते हैं, गुर्राते हैं, गालियां देते हैं। वही आज के समाज की रियलिटी है। ठीक है, वो क्या फिर आगे क्या करता है वो? ठीक है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। फिर क्या करता है? सड़क से कूद कर उस तरफ चला जाता है और पटरी में चढ़कर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कथन है, चोट जब पैसे पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में गड़ती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब चोट अपने पैसे पर, अपने जो कार्य करते हैं उस पर पड़ता है, यानी भाई हम ईमानदारी से काम करेंगे और हमें उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं एक खरोच मन में रह जाता है, जो मौका पाकर उभरता है और उंगलियों में गड़ता है। ठीक है, कि जैसे समाज में किसी डॉक्टर क्या करते हैं? अपने मरीज को यह नहीं देखता पहले कि क्या वो गरीब है या फिर अमीर है, वो उसकी ईमानदारी के साथ उसका अच्छे से क्या इलाज करता है। ठीक उसी प्रकार मोची भी अपने कर्तव्य करता है, और उसमें उस समय वह अमीरी या गरीबी नहीं देखता, वो अमीर का हो या फिर गरीब की जूता हो,
वो ईमानदारी से उसको सही करवाता है, परंतु उसका जब सही मूल्य नहीं मिल पाता तो उसका कहीं ना कहीं एक चोट लगता है दिल में, जो उंगलियों में गड़ता है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदब आदमी है, जिस पर टांके पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? टांके पड़ते हैं। जिस प्रकार कोई फटे जूते हैं, उसको सिलने के लिए अच्छे से तो क्या करते हैं? टांके, उसको टांके देते हैं। इस प्रकार से टांके फटे हुई जगह पर, ठीक है, इस प्रकार से टांके पड़ते हैं। उसी प्रकार जूते और किसके बीच? पैसे के बीच कोई ना कोई एक अदब आदमी है। इंपॉर्टेंस है। जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह लेता है या सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर कोई सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि भैया या बाबूजी, अगर जीवित रहने के लिए हमारे पास कोई अच्छा कार्य नहीं है या सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर, यानी राम नाम को बेचकर या फिर गलत कार्य करके, ठीक है, राम नाम बेचना या भगवान को अपना इनकम का आधार बनाना, ठीक है, या फिर रंडियों का दलाली मतलब गलत काम करके रोजी रोटी कमाने से कोई फर्क ही नहीं है इसमें। और यही वह जगह है, किराया कहता है कि यह वही जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने पैसे पर चोट पड़ता है या ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे सही मूल्य नहीं मिल पाता, तो वह अपने पैसे से छूट जाता है। मतलब अपने पैसे को छोड़ना पड़ता है उसे मजबूरन, और भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। तो सब लोग जिस प्रकार के कटु भाषा बोलते हैं उसे काटने लगता है, मौसम सताने लगता है। अब आप इस बसंत को लीजिए, तो यहाँ पर बसंत ऋतु का भी जिक्र किया गया। बोलो, दिन को ताप की तरह तापता है, यानी गर्मी, बहुत गर्मी लगता है, ठीक है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते हजारे सुख तल्ले धूप में छींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं बसंत ऋतु में बहुत गर्मी होता है और पत्ते जो है लाल लाल पत्ते, कुछ पत्ते नया नया पल्लवित होकर अंकुरित हो रहा है और कुछ पत्ते सूख कर झड़ने को हो रहा है, उसके नीचे वो बैठा हुआ है, ठीक है। उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। जो अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता या हमारी ईमानदारी से काम कर रहे हुए व्यक्ति को जब सही दाम नहीं मिल पाता तो उस समय क्या होता है? रापी को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। तो हमारा मन जैसे रूठा हुआ बच्चे, जिस प्रकार काम पर आने से रूठा हुआ बच्चे की तरह होता है, और मन सदैव काम पर आने से बार बार इनकार करता है, भाई काम नहीं करने का। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है। तो ये चमड़े है और उसके शराफत के पीछे क्या है? एक जंगल है मान लीजिए, जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और आदमी पर किससे वार करता है? पेड़ से वार कर रहा है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। जो व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान का अनुभव रखा हुआ होता है वो ये कह सकता है कि भाई तू शायर नहीं, सॉरी, तू मोची नहीं है, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता कि पैसे और जाति, पैसा एक जाति है। पैसा मतलब जो जिस प्रकार का काम कर रहा है वो उस जाति का है,
और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। भाषा पर किसका? आदमी का नहीं बोला है, जाति का अधिकार है। भाई कोई निम्न जाति का है तो उसको रूड व्यवहार करेंगे, उसको अच्छे से बात नहीं करेंगे, और कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसको गलत होगा तब भी उसके साथ हम सम्मान पूर्वक बात करते हैं। यह बात नहीं है। जबकि असलियत यह है कि आंख सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसका पता चल गया है कि भाषा आदमी का है, जाति का नहीं है। कुछ है जो अक्षर के आगे अंधे हैं, और कुछ लोग अभी भी अक्षर में बंधे हुए हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। कौन? मोची हर अन्याय को चुपचाप सहता है। क्यों सहता है? पेट की आंख से डरता है। और वो पेट की आंख से, यानी पेट की आंख क्या है? वो जो पैसे में, जो पैसे उसका है उससे वो रोजगार करता है और उससे ही उसका परिवार पोषण होता है। अगर वो पैसे को छोड़ देगा तो उसका परिवार भूखे रह जाएंगे, इसलिए पेट की आंख से डरता है। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चूप, दोनों का मतलब एक है। वो कहते हैं कि इनकार से भरी, कोई कार्य कर रहा है, गलत कार्य हो रहा है तो इनकार से भरे, नहीं भाई हम ऐसा नहीं हो सकता। और कोई समझदार चुप, कोई व्यक्ति चुप हो जाते हैं, वो मौन रहते, उसका उत्तर ही नहीं देते। ये दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मोचीराम कविता में धूमिल जी ने समाज में जो जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर लोगों से बात करना, सम्मान से बात करना या किस प्रकार से व्यवहार करना, उसको दिखाया गया है। तथा जो बड़े बड़े आदमी है उनका गरीबों के किस प्रकार के शोषण कर रहे हैं उसके ऊपर चोट किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज क्लास इतने, और बाद में अगले क्लास में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे।